हेलो, मेरा नाम वैशाली शर्मा है। मैंने जून 2023 में यूजीसी द्वारा करवाई गई परीक्षा में नेट में जेआरएफ इन इकोनॉमिक्स प्राप्त किया है। मैं अलवर राजस्थान की रहने वाली हूँ। मैंने अपना मास्टर्स वगैरह सब यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से किया है। सबसे पहले मैं इस एग्ज़ाम के बारे में बात करना चाहूँगी, पेपर पैटर्न के बारे में। इस पेपर में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में 10 यूनिट्स आती हैं, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन, रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च एप्टीट्यूड, हायर एजुकेशन, एनवायरनमेंट एटसेट्रा। मैंने पेपर 1 के लिए कोई पर्टिकुलर बुक फॉलो नहीं की थी। मैंने सिंपली यूट्यूब पे गुलशन मैम एंड तोशिबा शुक्ला मैम को फॉलो किया था। उन्होंने बेहद अच्छे तरीके से टॉपिक वाइज काफ़ी अच्छी वीडियोस अपलोड की हुई हैं और पूरा कोर्स आपको एक बेस के तौर पे समझ में आ जाता है। उसके बाद मैंने दिशा पब्लिकेशन की बुक को सॉल्व किया था, पीवाईक्यूज़ जिसमें थे। आप पीवाईक्यूज़ को सॉल्व आधार बनाकर आप वीडियोस और ये सब को कर सकते हैं। मैंने इसके लिए कोई पर्टिकुलर बुक फॉलो नहीं की थी। पेपर 2 जो होता है वो सब्जेक्ट बेस्ड होता है। इसमें आपने जिसमें मास्टर्स किया होता है उसमें ही यह लगता है, आप उसी से ही अपना फॉर्म फिल करते हैं। मेरा जैसे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट था तो मैंने इकोनॉमिक्स में ही इस एग्ज़ाम को फिल किया था। ये एग्ज़ाम बेसिकली यूजीसी द्वारा 2 बार करवाया जाता है इन अ ईयर, जून और दिसंबर में नॉर्मली। पेपर 2 में 10 यूनिट्स होती हैं। पहली माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसके लिए मैंने एच.एल. आहूजा की बुक फॉलो की थी। इसमें आपको अच्छा कंटेंट मिल जाता है, थ्योरीज थोड़ा वास्ट एक्सप्लेनेशन है, तो आप आराम से उनको इजी लैंग्वेज में समझ सकते हैं और आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, फॉर एग्जांपल कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कॉस्ट मिनिमाइजेशन, इन सब पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो एच.एल. आहूजा में अपने चैप्टर के पीछे आराम से न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं। आप उन्हें लगा सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूनिट है। इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप अपनी तैयारी एच.एल. आहूजा को बेस बनाकर, कुर्सोनीज भी एक बुक आती है, आप उसको बेस बनाकर पीवाईक्यू के साथ कर सकते हैं। सेकंड इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। यूनिट सेकंड इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैंने उसमें एच.एल. आहूजा को फॉलो किया था। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपकी जो भी डिफरेंट थ्योरीज वगैरह हैं वो आपसे पूछी जाती हैं और इसमें आपसे नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स, कंजम्पशन फंक्शन के न्यूमेरिकल, ISLM के न्यूमेरिकल वगैरह पूछे जाते हैं। एच.एल. आहूजा में इनको अच्छे से कवर किया गया। आप उनकी सहायता से ये जो पोर्शन है कवर कर सकते हैं। जो इसमें फिलिप्स कर्व होता है, रैशनल एक्सपेक्टेशन थियरी, इसमें से आप देखेंगे कि हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप मैक्रो, माइक्रो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट्स हैं जो इसमें आपका जो पकड़ है बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप आगे उनको कर पाएंगे। और जेआरएफ के लिए माइक्रो मैक्रो पे बहुत अच्छे से फोकस करना ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। थर्ड इज़ स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स। इसमें मैंने गुजराती फॉलो की थी फॉर इकोनोमेट्रिक्स और स्टैटिस्टिक्स के लिए मैंने SP गुप्ता को फॉलो किया था। इसमें जो नॉर्मली होता है, जिनका मैथमेटिक्स पोर्शन ठीक नहीं होता है, तो उन लोगों को थोड़ी इसमें घबराहट होती है, तो आप बिल्कुल भी इसको स्किप ना करें। पीवाईक्यूज़ को देखें, उसमें से लगभग आप यदि 10 क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो 10 में से 7 आपके कहीं ना कहीं डायरेक्टेड या इनडायरेक्टली उसमें पीवाईक्यूज़ का योगदान होता है। तो इसमें पीवाईक्यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप पीवाईक्यूज़ को सॉल्व कीजिए और आप 6 से 7 क्वेश्चन आराम से यहाँ से निकाल पाएंगे। बाकी बचे 4-5 क्वेश्चन आप उन पे इतना फोकस ना कीजिए, बल्कि बाकी यूनिट्स को अपना मजबूत बनाइए। फॉर एग्जांपल माइक्रो, मैक्रो एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो अभी आगे आएगा। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में मैंने AC चियांग को फॉलो किया था और 12th की जो अपनी NCERT होती है उसमें जो बेसिक इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लीनियर प्रोग्रामिंग, यहाँ से हमेशा ही क्वेश्चन आते हैं। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन हमेशा क्वेश्चन आता है, LP का हमेशा क्वेश्चन आता है। तो आप बेसिक जो 12th की NCERT है आप वो भी फॉलो कर सकते हैं
और अगेन PYQ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस मैथमेटिकल पोर्शन। यूनिट 5 इज़ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए डोमिनिक सेल्वाटोर जो बाइबल मानी जाती है वही सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है। और डोमिनिक सेल्वाटोर, उसके बाद इसमें जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये है कि WTO मिनिस्ट्रियल जो कॉन्फ्रेंस होता है उनको आपको अरेंज करने के लिए पूछा जाता है। तो मेक श्योर आप एक लिस्ट बना लें जिसमें मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कब हुई और उसका जो ईयर रहा उसको आप क्रोनोलॉजी वाइज लगा लीजिए। तो एक आप अपना पेज तैयार रखिए, इसमें से हर अटेम्प्ट में हर बार इसमें से क्वेश्चन आता है, ये बहुत ज़रूरी है। IMF, वर्ल्ड बैंक, इनकी जो भी इनका जो भी काम है, इनके जो भी मीटिंग्स होती हैं, इनका जो भी जैसे फॉर एग्जांपल बैलेंस ऑफ पेमेंट, IMF, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो थेरीज होती है इंटरनेशनल ट्रेड की, ठीक है, ये फैक्टर इक्वलाइजेशन वगैरह, ये सब किसने दिया, कब दिया, इनका आपको एक क्रोनोलॉजी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैचिंग के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिट 6 जो होती है पब्लिक इकोनॉमिक्स, उसके लिए मैंने HL भाटिया का यूज़ किया था। पब्लिक इकोनॉमिक्स में मेनली मार्केट फेलियर, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर वगैरह ये सब पूछा जाता है। पब्लिक एक्सपेंडिचर जैसे पिकॉकमैन वाइसमैन थियरी, ये सब जो होता है ये आपसे पूछा जाता है। मैचिंग का बहुत इसमें क्वेश्चन आता है। उसके बाद जो मार्केट फेलियर वगैरह है कि प्योर मार्केट क्या होता है, पब्लिक गुड्स क्या होते हैं, मेरिट गुड्स क्या होते हैं, तो उनका और उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स, ठीक है, क्लब गुड्स क्या हो जाते हैं, तो इनसे रिलेटेड आपके एग्जांपल आपको तैयार करके रखना है क्योंकि डायरेक्टली इनमें से हर साल क्वेश्चन आता है। उसके बाद फिस्कल पॉलिसी एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। फिस्कल पॉलिसी में जो भी इसके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, टैक्स, बजट वगैरह, इन सब का आपको ध्यान देना होगा। इनका मल्टीप्लायर आपको देखना होगा। मल्टीप्लायर पे बेस्ड न्यूमेरिकल हमेशा पूछे जाते हैं। पब्लिक रेवेन्यू में जो रहता है कि आपका पब्लिक रेवेन्यू कहाँ से सबसे ज़्यादा आया, ठीक है, आप इसको अपने सर्वे से इसकी नॉलेज ले सकते हैं, ठीक है, कि इंटरेस्ट पेमेंट में सबसे ज़्यादा पैसा जा रहा है कि डिफेंस में जा रहा है, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद यूनिट 7 जो मनी बैंकिंग है, इसमें मैंने पर्टिकुलरली कोई बुक अलग से कोई फॉलो नहीं की थी। HL भाटिया जो पब्लिक फाइनेंस की बुक है उसमें ही मनी बैंकिंग के अलग अलग पोर्शन दिए गए हैं, तो आप उनमें से भी चीज़ें अपनी कर सकते हैं कवर। तो जो मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स होते हैं वो हमेशा पूछे जाते हैं। एग्रीगेट मेज़र, M3, M2, ये सब हमेशा पूछा जाता है। ये जो ऑल टाइम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनका आपको पकड़ रखना बहुत ज़रूरी है, इनको आपको कवर करके जाना बहुत ज़रूरी है। आपकी टिप्स पे ये चीज़ें होनी चाहिए ताकि जब एग्ज़ाम में बैठे हो तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न ना आए। M3 में क्या था, M4 में क्या था, M1 में डिमांड सप्लाई, मतलब M1 में जो डिपॉजिट्स हैं वो है या पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट M3 में, ये सब आपको कंफ्यूज करेंगे एट द एंड। तो आप मेक श्योर करें कि एक पन्ना अपना तैयार करें, एक पेज अपना तैयार करें और उसमें अपना तरीके से उसको लिखें। कोई निमोनिक बना ले, कैसे भी करने पर ये आप याद रखें क्योंकि एंड में बहुत कंफ्यूजिंग होता है। उसके बाद कैपिटल मार्केट जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मनी मार्केट जो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें जो आपके डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे CD हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया, ट्रेजरी बिल हो गया, ये हमेशा पूछा जाता है। कूपन, नॉन कूपन बॉन्ड्स वगैरह, ये आपसे हमेशा पूछा जाता है। इन पे बेस्ड किसी ने कुछ थियरी दी है या किसी का काम रहा है तो ये भी आपसे पूछा जाता है। उसके बाद जो यूनिट 8 है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट है अलोंग विद माइक्रो एंड मैक्रो। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत सारी थियरीज़ हैं। मैंने इसके लिए मेनली ML जिंगन बुक को फॉलो किया था और इसमें बेसिकली ये होता है कि इसमें थियरीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको थियरीज़ किसने दी और कब दी ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि जब एग्ज़ाम में आता है तो यू विल गेट कन्फ्यूज़, ठीक है। तो किसने, जैसे रोस्टो ने 5 स्टेज थियरी दिया था, बिग पुश थियरी हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। ये भी आप अपने नोट्स एट द एंड ऑफ द टाइम ऐसे बनाएं कि वो पेपर बेस्ड हो, पेपर पैटर्न बेस्ड हो। आप एक एक्सप्लेनेशन के तौर पे अपने नोट्स बना सकते हैं, लेकिन एट द एंड जैसा पेपर आ रहा है, ठीक है, जैसे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे आर डिमांडिंग फ्रॉम यू, क्रोनोलॉजी वाइज जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैचिंग के जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं,
तो वो आपके एकदम टिप्स पे होना चाहिए। वो टिप्स पे तभी होगा जब वो कुछ ही कंसोलिडेटेड पेज में आ पाएगा। तो जब कंसोलिडेशन होगा इन सब चीज़ों का कुछ ही 4-5 पेजेस में, तभी आप ये सब चीज़ें कर पाएंगे। अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज एंड यू विल मार्क इट इनकरेक्ट। इसमें सबसे ज़्यादा जो मॉडल है, जैसे सोलो मॉडल हो गया आपका, हेरोडोमर थ्योरी हो गया, ये सब जो हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं अब। पहले बहुत ईजी आ रहे थे, लेकिन अभी इसमें काफ़ी 4-5 स्टेटमेंट बना के इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये जो कुछ मॉडल्स हैं, इंपॉर्टेंट मॉडल्स, ये आपको अच्छे से कवर करना चाहिए। ML जिंगन में ये बहुत क्लियरली अच्छे से समझाया हुआ है। बाकी आप यूट्यूब की सहायता भी ले सकते हैं। यूनिट 9 जो इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स और डेमोग्राफी है, इसमें मैंने कोई पर्टिकुलर बुक फॉलो नहीं की थी। मैंने इसमें गूगल और यूट्यूब की मदद से ही इसको कंप्लीट किया था और PYQs को बेस बनाकर इसकी तैयारी की थी। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका कॉस्ट थ्योरम, ठीक है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। वो सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। और जो वैल्यूएशन ऑफ एनवायरमेंटल गुड्स होता है कि कंटिजेंसी बेस्ड जो हो जाता है, आपका हिडोनिक प्राइसिंग मेथड हो जाता है, ये आपसे पूछा जाता है कि कब और कैसे, यदि हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो इस प्रकार के वैल्यूएशन को क्या बोलेंगे, ठीक है। तो हिडोनिक प्राइस मेथड होता है वगैरह वगैरह। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ मेजर्स होता है, मोबिलिटी, मोर्टेलिटी, ये सिंपल इनकी जो बेसिक डेफिनेशंस हैं वगैरह वगैरह। इंडिया का क्या गोल है आगे, इंडिया का जो एम है, आपको नॉर्मली जो NFHS डेटा आता है उसमें अच्छे से ये सब मिल जाएगा। यूनिट 10 जो इंडियन इकोनॉमी है, इसके लिए सबसे पहले मैंने पर्टिकुलरली कोई थ्योरी बुक कोई फॉलो नहीं की। जैसे मिश्रापुरी, उमा कपिला, मैंने इसके लिए कुछ ऐसे खास नहीं पढ़ा है। लेकिन मैंने इसके लिए इकोनॉमिक बजट और सर्वे, ये 2 बुकलेट मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी थी और PYQ के बेस्ड पे मैंने इनको पढ़ा था। फॉर एग्ज़ाम्पल, इकोनॉमिक सर्वे से ये पूछा जाता है कि GDP किस में इंक्रीज़ हुआ है, GVA किस में इंक्रीज़ हुआ है, कौन से सेक्टर में कौन सा सब सेक्टर आता है, ठीक है। ये सब आपसे इसमें पूछा जाता है। तो इकोनॉमिक सर्वे इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हेयर एंड इट विल गिव यू डेटा एंड फैक्ट्स, ठीक है, जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। उसके बाद जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सर्विस पैटर्न होता है, ये सब आपको इकोनॉमिक सर्वे से ही पता चलेगा, ठीक है। किस में कितना इंक्रीज़ हुआ, डिक्रीज़ हुआ, ये आपसे UPSC डायरेक्ट पूछती है कि GVA में सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा, GDP में सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा, ये UGC डायरेक्टली पूछती है। इंडियन इकोनॉमी में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इस पे कमिटी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। आपकी कैल्डर कमेटी हो गई, कैल्डर वगैरह, ये सब कब आए, जो कमिटीज़ आपको क्रोनोलॉजी वाइज में लगवाई जाती हैं कि किसने कब कैसे और किसके लिए, ठीक है, किसके लिए वो कमेटी बैठी थी, वो इम्पॉर्टेंट है इंडियन इकोनॉमी में। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट FRBM भी है। FRBM के जो 3 फ्रेमवर्क्स होते हैं वो पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा नहीं है। प्लस फाइनेंस कमीशन आपसे जो लेटेस्ट रहता है, या ऐसा नहीं कि लेटेस्ट, पिछला वाला भी आपसे पूछा जाता है। फाइनेंस कमीशन में जो अलग कंपोनेंट्स होते हैं अंदर, ठीक है, जो उनका बेसिस होता है वो भी आपसे सब पूछा जाता है कि फॉरेस्ट कवर को कितना दिया गया, एरिया कवरेज कितना दिया गया, उसके बेसिस पे फाइनेंस कमीशन का पूरा अच्छे से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन इज डेफिनेट। इसमें एक होता है कि पैसेज भी इस पेपर में एक आता है, तो आपके 1 या 2 पैसेज UGC हमेशा देती है। वो पैसेज बहुत इजी होते हैं, तो आपके 5 क्वेश्चन मतलब 10 नंबर तो मतलब कहीं नहीं गए। 10 नंबर आपके इजी हैं, बहुत इजी पैसेज आता है। कभी कभी UGC 2 पैसेज भी दे देती है, तो इसमें से एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आपके 20 नंबर यहाँ से पक्के हो जाते हैं। मेक श्योर कि आप इसमें जल्दबाजी में कोई गलती ना करें। पेपर करते वक्त इन्हें सबसे पहले कीजिए ताकि आपके ये मार्क्स सिक्योर हो सकें। उसके बाद पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, एम्प्लॉयमेंट पे जो डेटा होता है आपका, NFHS डेटा बहुत अच्छा होता है। अगेन आपका सर्वे में भी ये सब जो डेटा होता है वो मिल जाता है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुकलेट फॉर इंडियन इकोनॉमी इज बजट। इसमें जो आपकी जो न्यू पॉलिसीज़ होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, ये सब आपसे पूछा जाता है। पैसा कहाँ गया, कितना खर्च हुआ, ये सब आपसे पूछा जाता है।
और जैसे फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट पेमेंट में हम सबसे ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये क्वेश्चन हमेशा लगभग बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको हमेशा देखना है ताकि आप इन क्वेश्चन को जब वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में आए तो गलती बिल्कुल ना करें, ठीक है। और इंडियन इकोनॉमी में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपनी जो भी कमिटीज़ वगैरह है ना, इनको आप क्रोनोलॉजी बेसिस में ये सब लगा लीजिए, हमेशा क्वेश्चन आता है। करंट अफेयर्स इंडियन इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फॉर एग्जांपल मेरे टाइम पे G20 का थीम पूछा गया था, G20 में कौन कौन शामिल है, कौन कौन इसके सदस्य हैं, ये सब पूछा गया था। और एट द एंड आई वुड लाइक टू थैंक DKT जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी ताकि मैं अपनी स्ट्रेटजी वगैरह आपके साथ शेयर कर पाऊँ। थैंक यू DKT।